नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं विवाह भंग होने के कौन कौन से नियम होते हैं। आज मैं आपको टोटल 11 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला नियम कि जन्म कुंडली का सप्तमाधिपति ग्रह अगर नीच राशि में निर्बल होकर पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो तो निश्चित तौर पे विवाह भंग होने का योग बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि धनु लग्न की कुंडली है तो सप्तम भाव में कौन सी राशि आई? मिथुन राशि आई। तो मिथुन राशि का स्वामी कौन हुआ? बुध हुआ। मान लो सप्तमाधिपति बुध नीच राशि में निर्बल होकर शनि, राहु या केतु जैसे पाप ग्रह के साथ बैठा हो तो निश्चित तौर पे विवाह भंग होने का योग बनता है। दूसरा नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जन्म कुंडली का सप्तमाधिपति ग्रह पाप ग्रह से द्रष्ट या पाप ग्रह से पीड़ित होकर छठवें भाव में बैठा हो तो भी विवाह भंग होने का योग बनता है। क्यों? क्योंकि जो छठवां भाव है वो सप्तम भाव से 12वां भाव माना जाता है, यानी कि जीवन साथी का व्यय करने वाला, विवाह सुख का व्यय करने वाला भाव होता है। जन्म कुंडली के अंदर भी छठवें भाव को शत्रु भाव माना गया है। इसीलिए अगर सप्तमाधिपति ग्रह छठवें भाव में बैठा हो तो हमारा जीवन साथी हमारा शत्रु बनता है और हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कायदा कानून कोर्ट कचहरी तक भी जा सकता है। उसके बाद तीसरा नियम हम लोग जानते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह पाप ग्रह से द्रष्ट या पाप ग्रह से पीड़ित होकर या फिर नीच राशि में निर्बल होकर अगर अष्टम भाव में बैठा हो तो भी विवाह भंग होने का योग बनता है। क्यों? क्योंकि जो अष्टम भाव है इसको मृत्यु भाव माना गया है, अचानक घटने वाली दुर्घटना का स्थान भी माना गया है। अगर सप्तमेश ग्रह अष्टम भाव में पीड़ित होता हो और उसके पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो या फिर सप्तमाधिपति ग्रह कोई पाप ग्रह से पीड़ित होकर अष्टम भाव में बैठा हो तो भी विवाह भंग होने का निश्चित तौर पे योग बनता है। चौथा नियम बताने जा रहा हूं, जन्म कुंडली का सप्तमाधिपति ग्रह पाप ग्रह से द्रष्ट या पाप ग्रह से पीड़ित होकर 12वें भाव में बैठा हो तो भी विवाह भंग होने का योग बनता है। क्यों? क्योंकि जो 12वां भाव है वो 7वें भाव से छठवां भाव यानी कि शत्रु भाव होता है। तो सप्तमेश ग्रह अगर 12वें भाव के अंदर कोई पाप ग्रह से द्रष्ट या पाप ग्रह से पीड़ित होता हो तो निश्चित तौर पर विवाह भंग होने का योग बनता है। पांचवा नियम, जन्म कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर अगर कोई अशुभ योग बनता हो, जैसे कि सूर्य राहु का सूर्य ग्रहण योग, चंद्र राहु का चंद्र ग्रहण योग, मंगल राहु का अंगारक योग, बुध राहु का जड़त्व योग, गुरु राहु का गुरु चंडाल योग, शनि राहु का श्रापित योग, चंद्र शनि का विष योग, सूर्य शनि का संघर्ष योग जैसे अशुभ योग अगर सप्तम भाव में बनते हो तो निश्चित तौर पे विवाह भंग होने का योग बनता है। या फिर ऐसे लोगों को पत्नी का सुख मिलता ही नहीं, अगर शादी हो तो टूट जाती है या फिर पत्नी उससे दूर चली जाती है। उसके बाद छठवां नियम, अगर पुरुष की कुंडली हो और सप्तमाधिपति ग्रह नीच का होकर पाप ग्रह से द्रष्ट या पाप ग्रह से पीड़ित होता हो या फिर छठवें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पीड़ित होता हो और पत्नी सुख का कारक ग्रह शुक्र भी नीच का होता हो तो निश्चित तौर पे विवाह भंग होने का योग बनता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि धनु लग्न की कुंडली है और सप्तमाधिपति ग्रह कौन हुआ? बुध हुआ। मान लो कि सप्तमेश बुध नीच का होकर शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रह के साथ है और पत्नी सुख का कारक ग्रह शुक्र वो भी नीच का है तो निश्चित तौर पे विवाह भंग होगा। सातवां नियम, मान लो किसी स्त्री की कुंडली है, सप्तमाधिपति ग्रह अस्त का हो या फिर सप्तमाधिपति ग्रह मृत अवस्था में हो या फिर सप्तम भाव के अंदर ही कोई नीच का ग्रह बैठा हो या फिर सप्तमेश नीच का होके पाप ग्रह के साथ पीड़ित होता हो और पति सुख का कारक ग्रह गुरु भी नीच का होता हो तो विवाह भंग होता है। अगर गुरु राहु के साथ गुरु चंडाल योग बनाता हो तो भी विवाह भंग होने का योग बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये किसी स्त्री की कुंडली है और सप्तमाधिपति बुध नीच का होके राहु के साथ यहाँ पे जड़त्व योग बना रहा है और पति सुख का कारक ग्रह कौन हो गया? गुरु, वो नीच का है।
अगर मान लो ये गुरु राहु के साथ गुरु चंडाल योग बनाता हो तो भी विवाह भंग योग बनता है। 8वां नियम, जन्म कुंडली के अंदर सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में पीड़ित हो या फिर सप्तमाधिपति ग्रह पाप कर्तरी योग में पीड़ित हो तो भी विवाह भंग होने का योग बनता है। यहां पे देखिए कि सप्तम भाव में मिथुन राशि है, एक तरफ शनि है, एक तरफ राहु है, तो 7वां भाव दो पाप ग्रहों के बीच में आ गया, तो हम लोग इसे कहते हैं पाप कर्तरी योग। अभी देखो सप्तमाधिपति बुध मंगल और केतु के बीच में आ गया है, तो हम कहेंगे सप्तमेश बुध पाप कर्तरी योग में पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में भी विवाह भंग होने का योग बनता है। अभी हम लोग जानेंगे 9वां नियम, जन्म कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह अगर कोई शत्रु ग्रह के नक्षत्र में बैठा हो तो अच्छा नहीं मानते तो भी विवाह भंग का योग बनता है। 10वां नियम, जन्म कुंडली के अंदर सप्तमेश ग्रह अगर नवमांश कुंडली के अंदर नीच का होकर पाप ग्रह से दृष्ट या पाप ग्रह से पीड़ित होता हो और नवमांश कुंडली का सप्तम भाव भी पाप ग्रह से दृष्ट हो या पाप ग्रह से पीड़ित हो तो भी विवाह भंग का योग बनता है। आखिरी नियम, अगर मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर सप्तम भाव से लगता राहुमुखी काल सर्प योग बनता है तो भी विवाह भंग होता है। ये बात मैंने बहुत ऑब्जर्व की है। अभी हम लोग जानेंगे और डीप में स्टडी करते हैं कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव से प्रथम विवाह का सुख देखा जाता है, जन्म कुंडली के नवम भाव से दूसरा विवाह का सुख देखा जाता है, जन्म कुंडली के 11वें भाव से तीसरा विवाह का सुख देखा जाता है। मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति को प्रथम विवाह का सुख नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को अर्क विवाह की विधि करके प्रथम विवाह के योग को टाल देना चाहिए, उसके बाद कुंडली मिलाप करके दूसरा विवाह करना चाहिए। अगर मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर 2 बार शादी टूटने का योग है, पहली शादी का भी सुख नहीं है, दूसरी शादी का भी सुख नहीं दिख रहा है, तो ऐसे लोगों को हम सलाह देते हैं कि 2 बार अर्क विवाह की पूजा करके 2 शादियों को टाल दिया जाए, उसके बाद कुंडली मिलाप करके तीसरे विवाह में प्रवेश किया जाए। वैसे ही अगर हम लड़की की कुंडली देखते हैं कि मान लो किसी लड़की की कुंडली के अंदर हमें पता चलता है कि उसकी पहली शादी का सुख नहीं है, तो हम उन्हें सलाह देते हैं कि कुंभ विवाह की विधि करके प्रथम विवाह के योग को टाल देना चाहिए और कुंडली मिलाप करके दूसरे विवाह में प्रवेश करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर किसी लड़की की कुंडली में 2 बार शादी टूटने का योग है तो उन लोगों को 2 बार कुंभ विवाह की विधि करके प्रथम विवाह का योग टाल देना चाहिए और उसके बाद कुंडली मिलाप करके तीसरे विवाह में प्रवेश करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि विवाह भंग होने का योग कैसे देखा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।